अगर आप एसएससी का मेरे भाई मॉक लगा रहे हो, आपका स्कोर नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम मॉक में नहीं है, प्रॉब्लम आपके तरीकों में है। आप जिस तरीका को फॉलो करते हो ना मेरे दोस्त, वो तरीका गलत है आपका, ठीक है। देखिएगा, आज हम लोग इस वीडियो में मेरे भाई बताऊंगा कि भाई मॉक लगाने का सही तरीका क्या होता है, और 90% स्टूडेंट यानी कि उसमें भाई आप भी हो अभी, ठीक है। अगर आप उसमें नहीं रहते तो आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। 90% स्टूडेंट मेरे दोस्त जो गलती करते हैं, उस गलती को भी मैं बताऊंगा कि भाई कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करना चाहिए। थर्ड चीज़ हम लोग ये बताएंगे मेरे दोस्त कि मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या है और मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, है ना। अगर मेरे भाई कोई भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे, बैंकिंग, किसी भी सेक्टर का मेरे दोस्त या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हो आप, तो ये वीडियो मेरे भाई आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। का रोड मैप मेरे भाई ये है आपकी सिलेक्शन मेरे भाई, आप जीरो हो, अभी कुछ भी नहीं हो, जीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक चलना और मेरे भाई सिलेक्शन तक पहुंचाने की पूरी रोड मैप बनी हुई है यहाँ पे, है ना। देखिए, सबसे पहले एक एक पार्ट वाइज हम लोग इसको डिवाइड किए हुए हैं भैया, पार्ट वाइज है। पार्ट 1 में पहले हम लोग देखते हैं कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट मेरे भाई कब से लगाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है, देखो इसमें गलत तरीका और सही तरीका दो है मेरे दोस्त। गलत तरीका क्या है कि 90% स्टूडेंट की गलती क्या होती है कि सिलेबस मेरे भाई उनका कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीट के बाद वो लोग क्या सोचते हैं कि भैया जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक लगाएंगे डायरेक्ट, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको कभी ये चीज नहीं करना है कि भाई सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आप मॉक स्टार्ट करोगे, ये सबसे बड़ी गलती है ना। देखो, इससे ये चीज होता है कि भाई आप सिलेबस के पीछे आप पड़े हुए रहते हो, एक चैप्टर दो चैप्टर आप पढ़ लेते हो, उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि भाई पिछले वाला जितना आप पढ़ते हो ना, वो क्या होता है कि माइंड से धीरे धीरे रिमूव होते चली जाती है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है दोस्त। सही तरीका क्या है कि भाई आपका 30 से 40% सिलेबस अगर कवर हो गया हो, 30 से 40%, तो आप सेक्शनल मॉक लगाओ मेरे दोस्त। आप मैथ के लिए लगाओ 25 क्वेश्चंस का सेट लगाओ मेरे भाई, रीजनिंग के लिए लगाओ 25 क्वेश्चंस, ठीक है। जीएस का 25 क्वेश्चंस को उठा लो और इंग्लिश का 25। सेक्शनल मॉक लगाने हैं आपको। जिस दिन आपका मेरे भाई 60 से 70% सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाए, उस दिन से आपको फुल मॉक लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है दोस्त, फुल मॉक लगाना है। और लास्ट एग्जाम का मेरे भाई लास्ट 2 मंथ अगर आपके पास है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक लगाने हैं और एनालाइज करना है कि भैया चीजों को काफी डीप वे में जाकर के एनालिसिस करना है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भैया मॉक टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है, मैं इसको स्टार पॉइंट इसलिए लगाया हूँ कि भाई मॉक टेस्ट को बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भैया मॉक जो लगाते हो, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 100, 110 या 90 के आसपास में स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो उनको यही लगता है कि भाई स्कोर चेक करने का सिर्फ एक क्या है, मॉक टेस्ट एक तरीका है कि भैया आपकी तैयारी किस लेवल की है वो है, ठीक है। बट ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मॉक टेस्ट क्या है, प्रिपरेशन का एक हिस्सा है। आप ये चीज मान के चलो भाई, आप मैथ पढ़ते हो वो एक पार्ट है आपका प्रिपरेशन का, आप रीजनिंग पढ़ते हो मेरे भाई एक सिलेबस का एक पार्ट है वो आपका, है ना। उसी हिसाब से आपको ये भी मान के चलना है कि भैया आपका मॉक टेस्ट जो है ये भी आपका सिलेबस का एक पार्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट के बिना मेरे दोस्त, क्या मुझे बताओ कि भाई बिना मॉक टेस्ट लगाए आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त, है ना, कभी नहीं हो सकता। देखो, पार्ट 2 में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि मॉक टेस्ट रियल एग्जाम जैसा लगाना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंटों की जो होती है, सभी बच्चों की मेरे दोस्त, वो होता है कि भाई मोबाइल से मॉक लगाना। अगर आप मोबाइल फोन से मेरे भाई मॉक लगाते हो आप, तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मोबाइल से भाई मॉक लगाओगे आपका स्कोर इतना बढ़ेगा नहीं, है ना। क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है ना। तो आप लोग ऐसा करो कि भाई 5, 6, 7 हज़ार में जितने में भी एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप अगर आ जाए, वो आप परचेस कर लो मेरे दोस्त, उससे आप थोड़ा सा लगाने की कोशिश करना। अब देखो, दूसरा मिस्टेक ये होता है कि भाई बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि भाई मॉक लगाते लगाते वो क्या करते हैं, मॉक को पॉज कर देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। भाई 5-6 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या फिर मॉक को क्या करते हैं कि भैया वो रोक देते हैं, रोकने के बाद चाय नाश्ता पानी खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आके भाई मॉक को स्टार्ट करते हैं, फिर लगाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोस्त, है ना। देखो, सही तरीका क्या है, तो सही तरीका है भैया आपके पास एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप होनी चाहिए, और एक सिटिंग में भाई आपको पूरा का पूरा मॉक कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कि भाई एक बार में बैठे पूरे 100 क्वेश्चंस लगा करके ही उठे आप, या 90 क्वेश्चन, जितने सारे जो भी एग्जाम का भाई तैयारी करते हो उनके हिसाब से पूरा मॉक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, एक सिटिंग में। जब तक एग्जाम जैसा मेरे भाई प्रेशर नहीं बनाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब जब मॉक लगाते हो, आप क्या करते हो कि भैया मॉक को पॉज करके आपने क्या किया भाई, इधर उधर टहल रहे हो, फिर चाय पानी पी रहे हो, ठीक है। तो वो एग्जाम जैसा वो फील आपको नहीं होगा, ठीक है। वो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगा आपके माइंड में। तो वो प्रेशर मेरे दोस्त क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। प्रेशर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में मेरे भाई परफॉर्मेंस नहीं आएगी जब तक आप एग्जाम जैसा प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे, प्रेशर नहीं बनाओगे, तो एग्जाम जैसा मेरे दोस्त परफॉर्मेंस कभी नहीं आएगी, है ना। एग्जाम में परफॉर्मेंस कभी नहीं आपकी आएगी। थर्ड पार्ट हम लोगों का ये हो जाता है कि अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है, कि भैया मॉक को लगाने का सही तरीका, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट का गलती ये होता है कि भाई मैथ से आप मॉक को लगाना शुरू करते हो, है ना।
बहुत सारे करते हैं, लगभग 80%, मैं मान के चलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 80% बच्चे ऐसे होंगे कि भाई जो मैथ पहले स्टार्ट करते हैं उसके बाद में फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश, ठीक है, ऐसे करके चलते हैं। तो ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है दोस्त, है ना। क्योंकि मैथ इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि भाई मैथ से अगर मॉक आप स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैथ पूरा का पूरा भाई टाइम आपका 1 घंटे का समय खा जाता है वो खुद, है ना। इसलिए मैथ से आपको शुरू नहीं करना है। और दूसरी गलती ये करते हैं कि भाई जीके पे ज्यादा टाइम देना। जीके पे मेरे दोस्त जीके जीएस आप जब भी लगाते हो उस पर ज्यादा समय मत दो, 5 मिनट बहुत ज्यादा है ना। लास्ट के लिए उसको छोड़ दो, क्योंकि जीएस एक ऐसा पार्ट हो जाता है जो क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ उसी का आप आंसर कर पाते हो, अदरवाइज आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं सकते उसमें, है ना। देखो सबसे पहले आपको मेरे भाई एक ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले रीजनिंग का लगाना है आपको, उसके बाद मैथ, फिर थर्ड पार्ट में मेरे भाई इंग्लिश, उसके बाद लास्ट में जाके आपको जीके को अटेम्प्ट करना है, यानी कि जीएस को, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। पार्ट नंबर 4 कह रहा है कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है मेरे भाई मॉक के बाद उनका। अब बताओ मुझे दोस्त, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स की होती है वो क्या होता है कि भाई आप मॉक लगाते हो, आप खुद करते हो ऐसा, है ना, आप खुद करते हो मेरे दोस्त। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ ना, आप इस चीज़ को फॉलो करके देखना मेरे दोस्त। अगर आपका स्कोर मॉक में अगर नहीं बढ़े तो भाई इस वीडियो को सेव करके रखना आप, है ना। इसी वीडियो में आके आप गाली देके जाना कि सर आप गलत बता रहे हो, है ना। आप इस बात को मेरे भाई सेव कर लो, इस वीडियो को सेव करके रखना आज के बाद। देखना पार्ट 4 में कह रहा है कि भैया स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती जो होती है मॉक के बाद वो क्या होता है कि भाई बार बार आप स्कोर को देखते रहते हो, है ना। बार बार स्कोर आपने देखा, उसके बाद आपने क्या किया भैया कि रैंक आप देखते हो कि भैया रैंक कितनी आई। उसके बाद अगर आपकी रैंक अच्छी खासी आ जाती है, आपका स्कोर ठीक ठाक आता है, तो आप या तो हैप्पी हो जाते हो मेरे भाई, काफी खुश हो जाते हो, या फिर डिप्रेस्ड हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होना है, हैप्पी या डिप्रेस्ड हो, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। उसके बाद सीधे क्या करते हो मेरे दोस्त, आप मोबाइल को बंद करते हो या अपने लैपटॉप को बंद करते हो, फिर भाई सो जाते हो, है ना। बस आपका यही काम है, बस इतना करते हो मेरे दोस्त, है ना, मॉक लगाने के बाद। बट ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा करने से भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिख लो मेरे दोस्त ये बात। मॉक का असली फायदा मेरे भाई स्कोर चेक करना नहीं होता है, ठीक है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि मॉक का मतलब ये होता है कि भाई मॉक आपने लगाया और चीजों को काफी डीप एनालिसिस करना ही मॉक है। देखो काफी डीप एनालिसिस करना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। पार्ट नंबर 5 ये है कि भाई परफेक्ट मॉक एनालिसिस मेथड क्या है। अब जब मैंने कहा कि भैया एनालिसिस करना बहुत जरूरी है मॉक को, तो एनालिसिस मेथड भी तो होना चाहिए कि भाई सही तरीका उसका क्या है। तो देखो गलत क्वेश्चंस के लिए क्या करते हो, जब आप मॉक लगाते हो आपका क्वेश्चंस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, गलत क्वेश्चंस के लिए क्या करते हो, तो भाई खुद से आप पूछो। क्या पूछना है मेरे दोस्त खुद से कि भैया कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपने जो क्वेश्चंस को गलत किया है क्या उस क्वेश्चंस का मेरे भाई खुद से आप सवाल करना, है ना। खुद से आप पूछना क्या इस क्वेश्चंस का मुझे भाई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर क्या उस क्वेश्चंस का आपने सॉल्व नहीं कर पाया, उस क्वेश्चंस को आप भाई सॉल्यूशन उसका नहीं ढूंढ पाए, मॉक में आपका छूट गया, वो क्वेश्चंस गलत हो गया, तो आप बोलोगे भैया क्या फॉर्मूला भूल गए आप उस क्वेश्चंस का। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त, है ना। खुद से पूछो आप क्या फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला आपको याद नहीं। थर्ड पार्ट ये हो जाता है क्या उस क्वेश्चंस में आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या रीजन हो सकता है मेरे भाई, या फिर क्वेश्चन समझने में गलती, आपने क्या किया क्वेश्चन समझने में गलती। इन चारों में से भाई कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये रीजन आपको ढूंढ के निकालना है कि भाई इस क्वेश्चंस को मैंने जो गलत किया तो आखिर इस गलती के पीछे का रीजन क्या है, उस रीजन को मेरे भाई ढूंढ के आपको निकालना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि भैया रीजन लिखो और कंसेप्ट को क्या करो, रिवाइज करो। सबसे मेन पार्ट मेरे भाई, इस वाले पार्ट को आप याद रखना दोस्त, है ना। आपको क्या करना है भैया कि आपने इन चारों चीज में पहले आपको देखना है कि भाई इस क्वेश्चंस के लिए मैंने जो गलत किया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस में भाई मुझे क्या नहीं आता था, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या फिर फॉर्मूला भूल गया था मैं, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। इन चारों में से कुछ ना कुछ तो होगा रीजन, है ना। तो उसका रीजन लिखो और कॉन्सेप्ट यानी कि उसका मेरे भाई जो सही सॉल्यूशन है उसका मेरे भाई रिवाइज करो, उस चैप्टर को जाकर के रिवाइज करो। जैसे कि आपका रेशियो का क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है मेरे भाई, रेशियो को फिर से आप दोबारा उस चैप्टर का रिवाइज करो, है ना। परसेंटेज से क्वेश्चन गलत हो रहा है, परसेंटेज को रिवाइज करो। प्रॉफिट एंड लॉस से हो रहा है मेरे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस को बार बार आप रिवाइज करो, है ना। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि भैया सही तरीका क्या है मॉक को एनालिसिस करने का। सबसे पहले मेरे भाई सही तरीका तो मैंने बताया कि भैया सही क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या करोगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं सही क्वेश्चंस के लिए। जैसे आपका कोई क्वेश्चन सही हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि भैया चलो मेरा ये क्वेश्चन तो भाई सही है, जाने दो यार इसको, है ना, उसको तो देखना ही नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि उनका तो सही हुआ है, उस क्वेश्चन पे क्यों जोर डालना दोस्त, है ना। जब जो क्वेश्चन भाई सही है आपका उस पर फिर जोर क्यों डालना, आपको क्यों देखना उस क्वेश्चन को। बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे भाई, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना आप, है ना, बहुत बड़ी गलती है ये।
उस क्वेश्चंस को मेरे भाई टाइम चेक करो उसका कि भैया इस क्वेश्चंस को आपने जो बनाया वो कितना सेकंड में आपने सॉल्व किया, इस क्वेश्चंस को कितना समय आपको लगा, है ना। वहाँ पे टाइमर भी दिखता होगा आपको एक एक सिंगल क्वेश्चंस के लिए भाई अलग अलग टाइम की, भाई इसको आपने 30 सेकंड में किया, किसी क्वेश्चंस को 20 सेकंड में आपने सॉल्व किया, किसी में जाके 2 मिनट का समय आप लगा देते हो, है ना। तो आप टाइम चेक करो। अगर आपका क्वेश्चन सही है मेरे दोस्त तो उसमें आप उसमें खोजो कि क्या इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई कोई फास्टेस्ट मेथड हो सकता था, जल्दी से मेरे भाई इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाने के लिए कोई ऐसी ट्रिक हो सकती थी, तो वो चीज आपको खोजना होगा, है ना। देखो टाइम और कम कैसे हो सकता है उस क्वेश्चंस के लिए जो क्वेश्चंस आप सही बना लिए हो, उसमें ये भी चीज आपको खोजना पड़ेगा भैया कि इस क्वेश्चंस में और मैं थोड़ा सा टाइम को कैसे बचा सकता था, है ना। अब पार्ट नंबर 6 मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया एरर कॉपी आपको बनाना है। एरर कॉपी का मतलब समझते हो मेरे दोस्त? एरर कॉपी जो टॉपर की सेक्रेट होती है, हर एक टॉपर की होती है मेरे भाई। किसी भी एक टॉपर का आप लोग इंटरव्यू देखना, उनका पॉडकास्ट आप जाकर के देखना, किसी भी एक सिंगल टॉपर का, ठीक है, उनका देखोगे कि भैया सबके पास एक एरर कॉपी होती ही होती है। एरर कॉपी का मतलब क्या है, उसमें वो लोग लिखते क्या है, तो भाई एरर कॉपी में यही चीज लिखा जाता है कि भाई रिपीटेड मिस्टेक्स। आपने मॉक लगाया, मॉक में जैसे आपने भाई इस पहले आपने मॉक लगाया, आपका सर्कल के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, फिर आपने मॉक लगाया, फिर भाई आपका सर्कल का क्वेश्चंस गलत हो रहा है, फिर से आपने दोबारा से मॉक लगाया मेरे दोस्त, 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही करके 10 दिन 15 दिन आप मॉक लगाते हो, 10-15 मॉक आप सब में देखते हो कि दोस्त आपका सर्कल का क्वेश्चंस गलत हो रहा है, सपोज दैट, है ना। तो मुझे बताओ कि भाई वो रिपीटेड मिस्टेक है, अगर आपका सर्कल का क्वेश्चंस गलत हो रहा है, सर्कल टॉपिक से आपका भाई क्वेश्चंस गलत हो रहा है, तो क्यों ना जाकर के मेरे भाई सर्कल को आप दोबारा से रिवाइज कर लो, या दोबारा से मेरे भाई उसका जो थ्योरी है उसको पढ़ लो, है ना, या फिर ढेर सारे उसमें क्वेश्चंस लगाओ। तो ये होती है रिपीटेड मिस्टेक, जो आप बार बार सेम गलती को दोहराते हो। तो उस गलती को मेरे भाई उस एरर कॉपी में एक कॉपी आपको बनानी है रजिस्टर, उसमें आपको क्या करना है कि इस रिपीटेड मिस्टेक को मेरे भाई लिखना है उसमें कि भाई कौन से टॉपिक में बार बार आप फंसते हो, किससे क्वेश्चंस आते हैं मॉक में और जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो ऐसी चीजों को लिखना बहुत जरूरी है दोस्त, है ना। उसके बाद आ जाता है मेरे भाई ट्रैप्ड क्वेश्चन, यानी कि मेरे भाई ट्रैप में ऐसे सवाल जो आपको तो लगेंगे भाई कि बहुत ज्यादा आसान है, बहुत इजी है, जिनका सॉल्यूशन काफी भाई टफ होगा, है ना। ये बात आप मानो, आपको देख के लगेगा कि भैया ये क्वेश्चंस काफी इजी है, मैं तो इसको बना सकता हूँ, है ना। डेटा काफी इजी डेटा दिए हुए रहेंगे, फिर आप जब उसको सॉल्व करना शुरू कर दो ना, तो फिर आपको पता चलेगा भाई कि ये तो 2 मिनट 3 मिनट का आपका समय लेके जा रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई होते हैं ट्रैप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आपके मेरे दोस्त एरर कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद हो जाता है क्या, सिली एरर्स। क्या मेरे भाई सिली एरर्स, यानी कि छोटे छोटे कैलकुलेशंस में आपकी गलती, कभी स्क्वायर में आप गलती करते हो, कभी क्यूब में गलती करते हो, कभी स्क्वायर रूट में करते हो मेरे भाई। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती है, तो इन गलतियों को भी मेरे दोस्त उस कॉपी में लिखना होगा आपको, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई इजी क्वेश्चंस जैसे आप मॉक में लगाते हो, ठीक है, इजी क्वेश्चंस, अगर आपका इजी क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपका मॉक में छूट रहा है, आप अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो मॉक में इजी क्वेश्चंस, ठीक है, आप बाद में देखते हो कि भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो उस क्वेश्चंस को ऐसे आप तैयार कर लो कि भाई अगले मॉक में अगर आ जाए तो वो क्वेश्चंस आपका और छूटना नहीं चाहिए दोबारा, है ना। इस वाले पार्ट को भी आपको लिखना पड़ेगा किसमें, तो आपका एरर कॉपी में। किसमें दोस्त? आपका एरर कॉपी में, ठीक है। अब हार्ड क्वेश्चंस को मेरे दोस्त आप क्या करोगे कि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं कि भाई 5 से 6 मिनट का आपका समय ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वही करना है कि भाई स्किप करना सही था। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इस क्वेश्चंस को अगर मैं स्किप करता तो हो सकता था कि भाई 5 क्वेश्चंस और मैं लगा पाता, जिसमें से कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन शायद कि आपके सही हो जाते। अब मुझे बताओ कि भाई एक क्वेश्चंस के पीछे आप 4 से 5 क्वेश्चंस को आप छोड़ दिए, तो क्या ये क्वेश्चंस लगाना इतना जरूरी था? नहीं था दोस्त, है ना। तो हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करना भी बहुत जरूरी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई 20 मॉक आप लगाते हो बिना एनालिसिस के। आप 20 मॉक लगाते हो मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आप मॉक लगाते जा रहे हो, मॉक लगाते जा रहे हो, मॉक लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, स्कोर चेक करते जा रहे हो, रैंक चेक करते हो आप, है ना, कि भैया इतना रैंक आ गया। फिर से आप कल लगाए मॉक, फिर से भाई रैंक आपकी और गिर गई, फिर आप मॉक लगाते हो, थोड़े बहुत और उड़ जाते हो, है ना, ऊपर। तो भाई ये गलती है आपकी, है ना। आप बिना मॉक को मेरे दोस्त एनालिसिस करके सिर्फ आप मॉक पे मॉक लगाने से कुछ नहीं होगा दोस्त। आप जितना मॉक लगाओगे ना और भी स्कोर उतना ही रहेगी, कोई फायदा नहीं होगा इसका। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भाई 20 मॉक लगाने से बेहतर है कि आप 10 मॉक लगाओ, उसका आधा लगाओ, 5 मॉक लगाओ मेरे भाई, बट मॉक को डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। डीप एनालिसिस का मतलब ये होता है कि भाई मॉक को मैंने जैसे बताया कि भाई हर एक क्वेश्चंस को आपको पूछना है कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर फॉर्मूला भूल गए आप, क्या दिक्कत थी, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक थी, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको। तो ऐसी चीजें आपको खोजनी पड़ेगी दोस्त, है ना। बस इतना ही था कि भाई 20 मॉक आप मत लगाओ, लेकिन जितना आप लगा पाते हो मेरे भाई लगाओ मॉक, बट आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि भाई मॉक को डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और एनालिसिस करने का मैंने एक एक तरीका आपको बताया
कि भाई उसमें आपको क्या खोजना है, क्या देखना है, क्या मिस्टेक खोजना है ना, तो ऐसी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी दोस्त। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि भाई एक फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूँ, प्रैक्टिस प्लस का एनालिसिस प्लस का रिवीजन इज इक्वल्स टू सिलेक्शन मेरे दोस्त, है ना। इस फॉर्मूले को माइंड में सेव कर लो कि भैया प्रैक्टिस, रिवीजन और आपकी एनालिसिस, ये तीन चीज मिलके ही आपको सिलेक्शन की मेरे भाई पड़ाव तक पहुंचाएगी, है ना। तीन चीजें हैं सिलेक्शन के लिए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो मेरे दोस्त तो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। उसके बाद मेरे भाई एनालिसिस, अगर आप मॉक लगाते हो चीज को, आप डीप एनालिसिस नहीं करते हो तो फिर आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो तीन एक मेजर पार्ट हो जाते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, है ना। तो आज की वीडियो को मेरे भाई यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अब हम लोग एक अगली और एक काफी बेहतरीन वीडियो में, है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद।